वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा छठा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम फरवरी महीने के ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि उसके सेंटर का जो एयर प्रेशर है वो 24 मिलीबार तक गिर जाए विद इन 24 आवर्स। जितना ज्यादा लो प्रेशर सेंटर में होगा साइक्लोन उतना ही ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा। चूंकि ये साइक्लोन्स बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं, दैट्स व्हाई इन्हें बॉम्ब साइक्लोन कहा जाता है। यूएसए की ईस्ट कोस्ट पर ये बॉम्ब साइक्लोन हिट कर रहा है, जिससे कि डेफिनेटली वहां पर जो सिचुएशन है थोड़ी बहुत खराब होगी। बॉम्बोजेनेसिस ये एक टेक्निकल टर्म है, इसे ही शॉर्ट करके बॉम्ब साइक्लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुल मिला के शॉर्ट एंड वर्जन है ये। सोशल मीडिया पे यूजुअली लोग चीज़ों को शॉर्ट करके मेंशन करना पसंद करते हैं, दैट्स वाई ये जो बॉम्बोजेनेसिस की प्रक्रिया में तैयार हुए साइक्लोन्स हैं उन्हें बॉम्ब साइक्लोन कह दिया जाता है। ये मिड लैटिट्यूड पे होने वाले साइक्लोन्स हैं जिनके सेंटर का लो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है और वेदर फ्रंट्स देखे जाते हैं। वेदर फ्रंट्स में होता ये है कि जो वार्म एयर पैकेट्स होते हैं और जो कोल्ड एयर पैकेट्स होते हैं उनके बीच का जो टकराव वाला एरिया होता है उसे ही फ्रंट कहा जाता है। तो ऐसे फ्रंट्स पाए जाते हैं इस प्रकार के साइक्लोन में। फर्दर जो कंडीशन होती है, जो एसोसिएटेड वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है, जिसमें ब्लिजार्ड हो सकता है, जिसमें बहुत सीवियर स्नो स्टॉर्म देखे जाते हैं, थंडर स्टॉर्म हो सकता है, या बहुत तेज बारिश भी हमें बॉम्ब साइक्लोन में देखने को मिलती है। फॉर्मेशन जनरली जो बॉम्ब साइक्लोन्स होते हैं ये तब आते हैं जब किसी भी स्टॉर्म के मिडिल का प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाए। वो बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, बिकॉज ये बहुत ही की था कि बॉम्ब साइक्लोन को बॉम्ब साइक्लोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो प्रेशर है सेंटर का वो 24 मिलीबार 24 आवर्स में कम से कम गिर जाए। जितना ज़्यादा प्रेशर लो होगा उतना ज़्यादा स्टॉर्म स्ट्रांग होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिथुआनिया के बारे में है। चाइना हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहा है लिथुआनिया की तरफ। चाइना ने लिथुआनिया से आने वाले इंपोर्ट को पूरी तरीके से रोक रखा है। इसका कारण चाइना की एक चिढ़ है जो इस वजह से आई बिकॉज हमें पता है कि जो ताइवान है उसको लेकर चाइना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। वो नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी देश ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दे। इसीलिए जब भी कोई डिप्लोमेटिक सेटअप या डिप्लोमेटिक पार्टिसिपेशन ताइवान किसी देश के साथ करता है तो वो देश उसे ताइवान नाम नहीं रखने देता, बल्कि जो नाम इस्तेमाल किया जाता है वो होता है चाइनीज ताइपी। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि ये बेसिकली ऐसे देशों की पॉलिसी होती है जो वन चाइना पॉलिसी को ऑप्ट करते हैं। मतलब वो ताइवान को डिप्लोमेटिक असिस्टेंस या पार्टिसिपेशन देते तो हैं, लेकिन ताइवान के नाम से नहीं देते, बल्कि चाइनीज ताइपे के नाम से देते हैं। इसका सिंबल ये होता है कि ये जो ताइवान है ये चाइना का हिस्सा है। अभी क्या हुआ कि लिथुआनिया में वो अपना एक डिप्लोमेटिक सेटअप बना रहे थे। उन्होंने ये कहा लिथुआनिया से कि हम अब यहाँ का जो नाम है वो ताइवान रखना चाहते हैं, चाइनीज ताइपे नहीं रखना चाहते। लिथुआनिया को लगा कि कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है क्या हो जाएगा, वो मान गए। लेकिन जैसे ही ये पूरा सेटअप तैयार हुआ चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है लिथुआनिया के ऊपर कि उन्होंने ताइवान नाम कैसे इस्तेमाल करने दिया, और उसके बाद उन्होंने लिथुआनिया का जो भी पूरा ट्रेड था उसे ब्लॉक कर दिया।
काफ़ी लंबे समय से प्रयास किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा, बिकॉज जो लिथुआनिया है वो EU का पार्ट है, कि चाइना के इस एग्रेसिवनेस को रोका जा सके, लेकिन चाइना मानने को तैयार नहीं था। फाइनली यूरोपियन यूनियन ने चाइना के अगेंस्ट में एक्शन ले लिया है WTO में, कि वो गलत तरीके से लिथुआनिया को टारगेट कर रहा है ट्रेड इशू पर, ताइवान के स्टांस को आधार बनाकर। बात करते हैं लिथुआनिया के बारे में। लिथुआनिया नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप का एक छोटा सा देश है। यहाँ पर देखिए, ये जो रेड स्पॉट आपको दिख रहा है, ये लिथुआनिया है। लिथुआनिया के आसपास के देशों में आप देखें तो यहाँ पर इसके नॉर्थ में आपको मिलेगा लातविया, फर्दर आपको इसके ईस्ट और साउथ में मिलेगा बेलारूस, आपको इसके साउथ वेस्ट में मिलेगा एक तो पोलैंड, और ये हिस्सा जो मैं यहाँ पे एकदम कलर कर रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा, ये रशिया का ही पार्ट है, कैलिनिनग्रैड। ये रशिया का हिस्सा है, हालांकि रशिया के मेनलैंड से थोड़ा दूर है, बट है रशिया की। फर्दर वेस्ट में है बाल्टिक सी। तो लिथुआनिया की लोकेशन आपने यूरोप के मैप में देख ली, ये उसका ब्रॉडर मैप है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यूरोपियन यूनियन में लिथुआनिया को एडमिट किया गया था यहाँ पर लिथुआनिया को एडमिट किया गया EU और नाटो दोनों में ही 2004 में, और इसकी कैपिटल है विल्नियस। उम्मीदन ये आर्टिकल आपने समझा होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होंडुरास के बारे में है। जियोमारा कास्त्रो, ये होंडुरास की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं, एंड दैट इज द रीजन कि होंडुरास न्यूज में रहा। होंडुरास एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। सबसे पहले लोकेशन देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर है कनाडा दैट इज USA, ये है मैक्सिको। यहाँ पर जो येलो कलर में आपको एक देश दिख रहा है, ये है होंडुरास। इस मैप को थोड़ा जूम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर है होंडुरास। यहाँ पर आपको बेलीज दिख रहा है, ये है ग्वाटेमाला, यहाँ पे है एल सल्वाडोर, ये है निकारागुआ। तो आसपास के देश भी आपने देख लिए। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है एज आई टोल्ड यू, और यहाँ की कैपिटल है टेगुसिगाल्पा। ये लोकेटेड है कैरेबियन सी के बिल्कुल किनारे। इसके आसपास के देश हैं ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ। इन देशों को हमने मैप में भी देखा। गल्फ ऑफ फोंसेका भी आपको पैसिफिक ओशियन में इसके नजदीक मिल जाएगा, प्लस गल्फ ऑफ होंडुरास भी इससे लगता हुआ है। इसके अतिरिक्त जो होंडुरास है, इसको मैक्सिको से 1838 में इंडिपेंडेंस मिली। ये अपने मेजो अमेरिकन कल्चर के लिए जाना जाता है। मैक्सिकन्स के अंडर में रहने से पहले होंडुरास स्पेन की कॉलोनी हुआ करता था, एंड दैट इज द रीजन कि होंडुरास में ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश है, मैक्सिकन नहीं है। जो कंट्री है ये एग्रीकल्चर पे लार्जली डिपेंडेंट होती है। नेचुरल डिजास्टर्स एंड हरिकेन से इसका पुराना नाता है, क्योंकि ऐसी लोकेशन पे है, ये सब तो इन्हें फेस करना ही होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिरुवानी डैम के बारे में है। हाल ही में तमिलनाडु ने रिक्वेस्ट किया है केरला से कि आप सिरुवानी डैम में जो वाटर स्टोरेज का लेवल है उसे उसकी मैक्सिमम लिमिट तक मेंटेन करिए। मैं आपको बता दूं कि जो सिरुवानी डैम है वो है तो केरला में, लेकिन इसका जो पानी आता है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर सिटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर वहां पर पानी एक अच्छे लेवल पे मेंटेन रहेगा तो जब गर्मियों का मौसम आएगा तो कोयम्बटूर सिटी को पानी की कमी नहीं होगी, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट जो तमिलनाडु ने केरला से की है। ये जो सिरुवानी डैम है ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है केरला के। सिरुवानी नदी पे है। मैं आपको बता दूं कि सिरुवानी भावनी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है और कावेरी बेसिन का हिस्सा है। 1984 में पानी की सप्लाई तमिलनाडु की कोयम्बटूर सिटी को होती रहे, इसी पर्पज से सिरुवानी डैम को बनाया गया था। इसका जो कैचमेंट एरिया है वो केरला और तमिलनाडु दोनों में ही फैला हुआ है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साउथ कोल ग्लेशियर के बारे में है। अभी हाल ही की नई स्टडी में यह हाईलाइट किया गया कि जो आइस है माउंट एवरेस्ट के समिट के नजदीक वो ड्रामेटिकली श्रंक हुआ है, यानी कि कम हुआ है पिछले 3 डिकेड में, यानी कि 3 साल में। यूनिवर्सिटी ऑफ मेन के रिसर्चर्स ने यह पता लगाया और जो मैगजीन है, जो जर्नल है नेचर, उसमें इसे पब्लिश किया गया। अब आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि कॉल होता क्या है। ग्लेशियर्स में कॉल का मतलब मैं आपको बताता हूं। ये एक संकरा रास्ता होता है जो कि बर्फ से बना होता है। जैसे ये समिट है माउंट एवरेस्ट का और ये है माउंट होत्से। इनके बीच का ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता जहां मैं मार्क कर रहा हूं, देखिए यही है कॉल। ऐसे ही रास्तों को ग्लेशियल, ये एक ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, एक स्थलाकृति है कॉल, ठीक है, जो कि बर्फ से बनती है या जो ग्लेशियर्स हैं उनसे बनती है। तो ये रास्ता जो है इसे ही कॉल कहा जाएगा। यही श्रंक हुआ है, यही बताया गया है। तो जो साउथ कोल है वो शार्प ईस्ट कोल है माउंट एवरेस्ट और होत्से के बीच में, ये दोनों के बीच में। मैंने आपको बता दिया, मैप में दिखा दिया, ठीक है। ग्लेशियर जो साइट है वो 7906 मीटर की ऊंचाई पर है सी लेवल से। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मरीन हीट वेव्स के बारे में है। सबसे पहले तो मरीन हीट वेव्स की आप एक इमेजिनेशन कर लीजिए। इसमें होता कुछ नहीं है, जो समंदर का पानी है
वो आसपास के एरिया से या उसके कंपैरिजन में तुलनात्मक रूप से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसे ही कहा जाता है मरीन हीट वेव। फॉर द फर्स्ट टाइम एक स्टडी में यह पाया गया कि जो मरीन हीट वेव्स हैं और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और रेनफॉल है, उसमें एक क्लोज लिंक होता है। इंडिया में ये रेनफॉल को कैसे प्रभावित करते हैं आप इसे भी समझेंगे अभी। यह भी पाया गया कि जो मरीन हीट वेव्स हैं ये वाटर्स अराउंड इंडिया, जो आसपास का एरिया है भारत के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वहां के पानी में एक राइज भी जनरेट करते हैं, क्योंकि जब पानी गर्म होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं। इससे पानी का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। कोई भी चीज जब गर्म होती है तो मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, ये आपने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा। मरीन हीट वेव्स, इसे आप शॉर्ट में MHW कह सकते हैं। ये हीट वेव्स ऐसी हैं जो ओशन में फॉर्म होती हैं, जहां पर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर अगर सी या ओशन के ऊपर है तो वो प्रभावित करता है मरीन हीट वेव को। ये कुछ हीट वेव्स होती हैं जिनकी वजह से ओशन का हीट कंटेंट बढ़ जाता है, स्पेशली जो पानी का अपर लेयर है वहां पर। 90% जो ओशन सरफेस की वार्मिंग होती है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है, जो हम और आप करते हैं, वो ओशन के द्वारा सोखे जाने की वजह से होती है। अगर आप देखें मरीन हीट वेव्स में तो जो ओशन सरफेस है उसका टेम्परेचर, यहां पे जब हम सरफेस की बात करते हैं तो आप 300 फीट तक की गहराई मान सकते हैं, वो टेम्परेचर नॉर्मल से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। आपको पता है कि इतने में कोरल जो है, जो कोरल रीफ्स होती हैं या कोरल्स होते हैं, उनका काम तो खत्म हो जाएगा। दुनिया भर में इसका एक मेजर रिजल्ट ये है कि मतलब जो ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग है ये उसका रिजल्ट है मरीन हीट वेव्स। मरीन हीट वेव्स का जो इवेंट है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करता है, कोरल ब्लीचिंग कॉज करता है, सी ग्रासेस खत्म होने लगती हैं बिकॉज वो टेम्परेचर बियर नहीं कर पाती। केल्प फॉरेस्ट जो समंदर में पाए जाते हैं, काइंड ऑफ ग्रासेस होती हैं, वो भी इससे प्रभावित होती हैं। फिशरीज सेक्टर बुरी तरीके से इससे प्रभावित होता है। अंडर वाटर सर्वे में यह पता चला कि गल्फ ऑफ मन्नार में, तमिलनाडु के कोस्ट पे, मरीन हीट वेव्स की वजह से मई 2020 के आसपास 85% कोरल्स की ब्लीचिंग हुई, मतलब वो खत्म हुए। फाइंडिंग्स में क्या पाया गया, जैसे हम कह रहे थे रेनफॉल से इनका क्लोज एसोसिएशन है। वेस्टर्न इंडियन ओशन का जो रीजन है वो लार्जेस्ट इंक्रीज देख रहा है मरीन हीट वेव्स की। हर डिकेड में लगभग 1.5 इवेंट्स मरीन हीट वेव्स के देखने को मिलते हैं। उसके बाद बे ऑफ बंगाल का नदर्न रीजन 0.5 इवेंट्स पर डिकेड देखता है एज एवरेज। यहां पर देखिए मतलब 2 डिकेड में 3 इवेंट्स हो जाते हैं हीट वेव्स के, यहां 20 साल में 2 इवेंट्स हो जाते हैं। मरीन हीट वेव्स वेस्टर्न इंडियन ओशन में और बे ऑफ बंगाल में, सेंट्रल इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ड्राइंग कॉज करता है। देखिए कैसे इंडिया के रेनफॉल को या मानसून को प्रभावित करता है। यहां पर ड्राई रीजन है सेंट्रल इंडिया में, तो जो मानसूनल विंड्स हैं वो इंडिया की ओर अट्रैक्ट होकर आती हैं और बारिश करती हैं। लेकिन अगर यहां पर मरीन हीट वेव क्रिएट हो जाए तो ये सारी विंड यहां पे अट्रैक्ट हो जाती है लो प्रेशर की वजह से, तो बारिश इंडिया में वीक हो जाती है। और अगर ये मरीन हीट वेव यहां पर क्रिएट होती है तो ये अट्रैक्ट करती है मानसूनल विंड्स को और बारिश अच्छी होती है। तो ये प्रभाव पड़ते हैं मरीन हीट वेव्स के भी इंडियन मॉनसून पे। तो एक इफेक्ट आप इसका भी ऐड कर सकते हो मींस के आंसर्स में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सोलोमन आइलैंड के बारे में है। यूएसए ने कहा कि वो सोलोमन आइलैंड में अपनी एम्बेसी खोलेंगे ताकि जो चाइना का प्रभाव है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में या ओशिनिया के रीजन में उसे कम किया जा सके। सोलोमन आइलैंड मेलिनेशिया का एक देश है जो कि सब रीजन है ओशिनिया का। ये पापुआ न्यू गिनी के आपको ईस्ट में मिलेगा। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा ओशिनिया का रीजन है और ये है सोलोमन आइलैंड। इसकी कैपिटल है होनियारा, जो कि इसका जो एक आइलैंड है गुआडल कनाल वहां पे सिचुएटेड है। यहाँ पे मेलिनेशियन लोग 30,000 सालों से रह रहे हैं। ये वॉल्केनिक आइलैंड्स की 2 चेन से मिलकर बना है। ऐसे ऐसे 2 चेन्स हैं, आपको यहाँ पे मैप में दिख भी रहा होगा, ठीक है। आइलैंड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहां पे वो ब्रिटिश मोनार्क को ही अपना मोनार्क मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटेन के अंडर में काम करते हैं। उनके पास हेड ऑफ द स्टेट के रूप में एक गवर्नर जनरल होते हैं जो वहां की यूनिकैमरल नेशनल पार्लियामेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कीनिया के बारे में है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कीनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं रैला अमोलो ओडिंगा, उनसे मिले। वो भारत में एक प्राइवेट विजिट में है। कीनिया एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। कैपिटल इसकी नैरोबी है। पहले कैपिटल मुंबासा हुआ करती थी और मुंबासा ही उनकी सबसे पुरानी सिटी भी है। इसके आसपास के देश हैं, पड़ोसी देश हैं साउथ सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, युगांडा और तंजानिया। फर्दर एक और इंडियन ओशन भी साउथ ईस्ट में आपको मिल जाएगा।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल माली के बारे में है। फ्रांस और उनकी अलाइड कंट्रीज अब प्लान बना चुके हैं कि वो माली में से अपने फोर्सेस को बाहर निकाल लेंगे। 10 सालों से वो वहां पे अनरेस्ट को हैंडल कर रहे हैं। माली की लोकेशन देखिए, ये है वेस्ट अफ्रीका और यहां पर है माली। माली के आसपास के पड़ोसी देश देखिए, अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोट डिआइवर, गिनी, सेनेगल और मॉरिटानिया, ये इसके पड़ोसी देश है। लैंडलॉक कंट्री है ये और इसकी कैपिटल है बामाको। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल है सदर्न पार्ट में, बिकॉज जो नदर्न पार्ट है वो सहारा का रीजन है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो अपनी कैपिटल तो नहीं बनाएंगे, तो सदर्न पार्ट में बामाको है। जो कंट्री का ज़्यादातर हिस्सा है वो सदर्न सहारा में पड़ता है। नदर्न हिस्सा सारा डिजर्ट की चपेट में है। सदर्न पार्ट में नाइजर और सेनेगल जैसी नदियां बहती हैं, तो वो फर्टाइल लैंड का कुछ हिस्सा मिल जाता है। जो माली है वहाँ पे प्रोमिनेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि गोल्ड। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है और इसके अलावा साल्ट का भी यहाँ अच्छा प्रोडक्शन होता है। माली में चल क्या रहा है, 1960 के बाद से ही जब फ्रांस ने माली को आज़ाद किया, पहले ये फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, तब से वहाँ पर अभी तक 5 कूप्स हो चुके हैं, मतलब विद्रोह। केवल एक बार ऐसा हुआ है कि पीसफुली सरकार बदली हो। अभी हाल ही में 2021 में जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम बौबकर केइता, उन्हें वहाँ की मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर दिया। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन्होंने इसका बहाना लिया और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को डिटेन कर लिया और सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। तो इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फॉकलैंड आइलैंड के बारे में है। फॉकलैंड आइलैंड जो है, इसको लेकर यूके और अर्जेंटीना के बीच में आज से 40 साल पहले एक लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई हुई थी 1982 में। एक्चुअली में ये जो फॉकलैंड आइलैंड है, जहां से एक फॉकलैंड करंट भी निकलती है, जो कोल्ड करंट है, इसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, उस समय कई बार लोगों को आइडिया नहीं होता कि इसका नाम फॉकलैंड करंट क्यों है। तो फॉकलैंड आइलैंड के पास से गुजरती, दैट्स व्हाई इसे ये नाम दिया गया है। फॉकलैंड जो है वो ओवरसीज टेरिटरी है ब्रिटेन की, कुल मिलाकर ब्रिटेन से ऑपरेट करता है। अर्जेंटीना के पास में है, अर्जेंटीना इसे क्लेम करता है। 1982 में अर्जेंटीना ने यहां पर अटैक करके इस पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद यूके ने अपनी आर्मी को, इनफैक्ट अपनी नेवी को भेजा, आर्मी को नहीं, और लगभग 10 हफ्तों तक ये लड़ाई चली। स्पेसिफिकली कहूं तो 72 दिनों तक ये लड़ाई चली, जिसमें लगभग 700 के आसपास अर्जेंटीनियन सोल्जर्स अपनी जान गंवाते हैं, 200-250 ब्रिटिश सोल्जर्स की भी जान जाती है, 3 वहां के जो लोकल्स थे उनकी भी जान जाती है, और फाइनली रीऑक्यूपाई कर लेता है ब्रिटेन फॉकलैंड आइलैंड को। किससे? अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना को सरेंडर करना पड़ता है और ये वापस से ब्रिटेन के पास चला जाता है। अभी विंटर ओलंपिक्स के साइड लाइन में चाइना ने यह बोला कि वो अर्जेंटीना के क्लेम को सपोर्ट करते हैं फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर, और उसके बाद ये पूरा मामला न्यूज में आ गया। इसके कई सारे और नाम हैं, मालविनास आइलैंड या स्पेनिश इस्लास मालविनास। ये सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी है यूके की। 300 मील नॉर्थ ईस्ट में है ये साउथ अमेरिका के सदर्न पार्ट से। ये देखिए अर्जेंटीना है, आप साउथ अमेरिका का मैप देख पा रहे हैं, ये चिली है, ये पराग्वे है, ये उरुग्वे है, ये ब्राजील है, और यहां पे ये फॉकलैंड आइलैंड है। इसका मेजर टाउन है स्टेनली, जो कि ईस्ट फॉकलैंड में है, और कई सारे स्कैटर्ड छोटे छोटे सेटलमेंट हैं। रॉयल एयरफोर्स बेस भी यूके का यहीं पे है, यहाँ पे माउंट प्लीजेंट के पास में, जो कि 35 माइल्स साउथ वेस्ट है स्टेनली के। एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट हो रही है, जहां पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के एक हिस्से को, जो रेबल्स के कंट्रोल में था, उन्हें 2 हिस्सों में बांटकर 2 कंट्रीज के रूप में एक्सेप्टेंस दे दी है। ये 2 नए देश जिसे रशिया अब रिकॉग्नाइज कर चुका है, 2000 डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक और लुशांक पीपल्स रिपब्लिक। लोकेशन देखिए, ये यूक्रेन है, ये रशिया का हिस्सा है। क्रीमिया वो 2013 में कब्जा चुका है। ये है लुशेंक और ये है डोनेस्क का एरिया। तो वो इसे 2 कंट्रीज के रूप में रिकॉग्नाइज कर चुका है। यहाँ पर रेबल्स काफी लंबे समय से 2014 से ही यूक्रेन की फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसके बाद उसने अनाउंस कर दिया है कि अब उसकी फोर्सेस इन दोनों ही रिपब्लिक्स को डिफेंड करने के लिए इनके अंदर जाएंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे यूक्रेन के भीतर इंट्रूजन के तौर पे देखेगा। रेबल लीडर्स ईस्टर्न यूक्रेन के जो सेपरेटिस्ट डोनेस्क और लुगांस्क की टेरिटरीज हैं, उनको लेकर पुतिन से अपील कर चुके हैं कि आप हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर लीजिए, और उन्होंने अभी इसे रिकॉग्नाइज कर भी लिया है। वो 2014 से ही रशिया के समर्थन से लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 13,000 लोग इस कन्फ्रंटेशन में मारे जा चुके हैं। अब ये 2 रीजन रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया है एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में। इसे यूक्रेन रशियन ट्रूप्स का यूक्रेनियन टेरिटरी में इंट्रूजन या एंट्री करना मानेगा। देखते हैं ये विवाद कितना बढ़ जाएगा और इसके क्या आउटकम्स निकलेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 4 चिनार आइलैंड के बारे में है।
चिनार एक्चुअली में पेड़ है एक। 4 चिनार के पेड़ आपको मिलते हैं डल लेक में, एक छोटे से एरिया में, जो कि आप आइलैंड के रूप में देख सकते हैं। हुआ ये कि 2014 में जो फ्लड आया उसमें 2 बड़े जो चिनार के पेड़ थे वो डैमेज हो गए। अब चूंकि उस आइलैंड का नाम 4 चिनार आइलैंड इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पे चिनार के 4 पेड़ हैं, और जब उनमें से 2 पेड़ गिर गए तो फिर वो 4 चिनार आइलैंड रह कैसे जाएगा। एंड दैट वाज द रीजन कि अभी हाल ही में वहां पे 2 चिनार के पेड़ प्लांट किए गए डल लेक के बिल्कुल मिडिल में, श्रीनगर में, जो कि जबरवन हिल के पास में है, ताकि 4 चिनार का ये आइलैंड 4 चिनार का बना रहे। 4 चिनार, इसे रोपालंक या रूपालंक के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक आइलैंड है जो कि डल लेक में है, जम्मू एंड कश्मीर में। लोग घूमने जाना पसंद करते हैं, बढ़िया सी जगह है। एक्चुअली में डल लेक में 3 आइलैंड्स हैं, जिनमें से 2 ब्यूटीफुल चिनार के पेड़ अपने पास रखते हैं। जो आइलैंड है वो लाकुत डल में सिचुएटेड है। लाकुत डल मतलब स्मॉल डल, जो छोटा सा हिस्सा है डल लेक का। इसे रोफ लंक या सिल्वर आइलैंड के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पे हमें मैजेस्टिक चिनार के पेड़ मिलते हैं जो 4 है संख्या में, दैट्स वाई इसे ये नाम मिला है। सेकंड चिनार आइलैंड जो है उसे सोन लंक या गोल्ड आइलैंड बोलते हैं, अगर मैं इसे सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो। इसे बोर्ड डल या बिग डल में देखा जाता है। यहाँ पे हजरत बाल का एक होली श्राइन भी है। 1970s में ये आइलैंड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया जब बॉलीवुड का एक गाना यहाँ पे शूट किया गया। ये गाना बहुत ही प्यारा है और आपने निश्चित तौर पे इसे सुना होगा, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे, वही वाला गाना। राजेश खन्ना और आशा पारेख जी का ये गाना है। इसे मूवी आन मिलो साजना में इसी आइलैंड पे शूट किया गया था। उसके बाद से 4 चिनार आइलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। बातें करिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने, जरा मुझे बताइए। यूएनईपी ने, ठीक है। आगे बात आती है रजाका लेक के बारे में। रजाका लेक असल में इराक में स्थित है। रजाका लेक पहले बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक लेक हुआ करती थी इराक के लिए, जहाँ एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट वो हुआ करता था। और यहाँ से एक यूफ्रेटिस नदी बहती है इराक से, तो यूफ्रेटिस नदी के पानी से भी इसको भरा जाता था, इरिगेशन का भी काम यहाँ से होता था। लेकिन अब ये पूरी तरह से सूख चुकी है। अब इराक कहाँ पर है, लोकेशन ज़रा देख लीजिए। ये रहा इराक। इसके बॉर्डर पे कौन कौन से देश लगते हैं, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। इराक के बड़े शहर कौन कौन से हैं, ठीक है। क्या जो ये आपका बगदाद है वो किस नदी के किनारे, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो इराक के आसपास जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, सीरिया है, ईरान है, टर्की है, कुवैत है, इन सब से बाउंड्री लगती है इनकी। और रजाका लेक, जिसको लेक मिल्क भी कहते हैं या सॉल्ट लेक कहते हैं, ये इराक की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। और एक पूरा वैली है यहाँ, जो आप यहाँ देख सकते हैं। लेक रजाका, हबनियार और लेक थार। तो इस तरह की कई सारी लेक्स इस रीजन में। ये आपको ये याद रहे कि अच्छा, इस तरह की लेक रजाका लेक जो है वो इराक में पाई जाती है, रजाजा लेक। इसको याद अगर करना हो तो आप किसी चीज़ से एसोसिएट कर लें इसको। तो ये लेक असल में वही जो यूफ्रेटिस में फ्लड आते थे उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था रिजर्वेयर के रूप में, कि बाद में सिंचाई का काम भी इससे कर पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब ये सूख रही है। यूफ्रेटिस जिस नदी की बात मैंने करी, साउथ वेस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो तुर्की में शुरू होती है और इराक से होते हुए सीरिया तक जाती है। रिसेंटली पानी इसमें घट गया, पोल्यूशन बढ़ गया, तो अब ये सूखती जा रही है। इराक की लोकेशन मैंने आपको बताई कहाँ पर है, कौन सी रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं, इंपॉर्टेंट सिटी कौन कौन सी है, मौसुल, अल-बसरा, बगदाद, किरकुक, अल नजफ। ये सारी जो शहर हैं, आप हर देश के तो याद कर नहीं सकते, तो फिर क्या रिक्वायरमेंट है कि इराक की जानी जाए। कि देखिए, जहाँ अगर कोई विवाद चल रहा है, अभी अगर यूक्रेन में विवाद चल रहा है, तो कीव कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डॉनबास रीजन कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। वो लोकेशन यूपीएससी पूछ सकती है, कहीं युद्ध छिड़ा हुआ तो भाई वो आपको जानकारी होनी चाहिए। अफगानिस्तान के शहर और आपको यूक्रेन के शहर देके कंफ्यूज कर दिया जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा शहर यूक्रेन का है या कौन सा शहर रशिया का है, क्योंकि वहाँ न्यूज़ में वो चीज़ रह रही है। तो इराक में अक्सर ISS और जो बार बार अटैक्स होते रहते हैं, तो उस चक्कर में ये चीज़ें न्यूज़ में थी। कहाँ पर है, वेस्टर्न एशिया में है। इसकी राजधानी बगदाद है। इंपॉर्टेंट सिटीज तो मेंशन हो ही गई। टिग्रिस और यूफ्रेटिस 2 बड़ी नदियाँ हैं जो यहाँ से बहती हैं। और जाती कहाँ है, तो शत अल अरब, जो कि पर्शियन गल्फ में है, ठीक है। ये बातें हो गई रजादा लेक के बारे में। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।